नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आप हमारा थंबनेल देख रहे होंगे कि प्रश्नों का महत्वपूर्ण खजाना जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो हमारे चैनल पे मौजूद है। स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपके लिए लाया है और आप देखेंगे, अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि वाकई में ये प्रश्नों का खजाना है। और हमारे चैनल पे सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। आप हिंदी, संविधान, हिस्ट्री और इसके साथ ही इंडियन ज्योग्राफी, फॉरेन ज्योग्राफी, आप बिल्कुल चैनल पे आएँ और चैनल पे आके चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियोस को हमारे। आइए चैनल पे आगे बढ़ते हैं और आज इस खजाना से आपको अवगत कराते हैं जो आज का आपको लगने वाला है कि हाँ आपने कोई खजाना पाया। देखते हैं दोस्तों, आज के खजाने का पहला प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है कि 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास जो कोटा की सराय वो स्थान है दोस्तों, जहाँ पे एक भीषण युद्ध होता है 18 जून को। और उसमें हमारे जो है महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं। और उस समय वो जो ब्रिटिश अधिकारी थे जनरल ह्यूरोज, तो जनरल ह्यूरोज जी जो थे उन्होंने जो है महारानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध किया। और उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए जो 1857 का विद्रोह था, जिसमें लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी दोस्तों, जिसको हम लोग हड़प नीति कहते हैं, उसी हड़प नीति के तहत इनके परिवार को जो है महारानी लक्ष्मीबाई के परिवार में जो है इनके पति, आप जानते हैं इनका उपनाम जो है मणिकर्णिका भी है, उर्फ इनको मनु भी कहा जाता है दोस्तों। जिनके दत्तक पुत्र थे उनका आनंद नाम था। और इसी आनंद के ऊपर सारा लफड़ा हुआ दोस्तों, क्योंकि इसी आनंद को उत्तराधिकार में सारा साम्राज्य देने से मना कर दिया गया। किसमें? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में, जिसको डलहौजी की हड़प नीति कहते हैं, आप सभी जानते हैं। आप देखें कि और ये जो महारानी लक्ष्मीबाई, पूछा जाता है इनका संबंध किससे है, तो गंगाधर राव की ये पत्नी थी। सीधे एग्जाम में वन लाइन में आता है। और अब आप उसका जवाब दे लेंगे कि लक्ष्मीबाई को मनु भी कहते थे और मणिकर्णिका भी कहते थे। आइए देखते हैं कि INS कलवरी, कलवरी को आप जानते हैं जो 1967 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ऐसे ही टाइप के हमारा खंडेरी भी है, एक नाम है, एक करंज है और एक बेला है। ठीक है दोस्तों। और ये जो चार पनडुब्बियां हैं दोस्तों, ये तो शामिल ही हैं। इनके अलावा भी एक पनडुब्बी है जिसको हमने शामिल नहीं किया है, इतनी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि नहीं है। लेकिन जो पनडुब्बी क्रमांक हमारी 6 है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारी परीक्षा में आता है। और ये अब की बार आपके एग्जाम में आ रहा है, इसको आप नोट करके रखें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वागसीर वो छठी पनडुब्बी है जो भी बन रही है हमारी भारतीय नौसेना को देने के लिए, जिससे हमारी समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। और ये देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा यांग्याप दर्रा है, इसी दर्रे से जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हमारे इंडिया में, ये हमारे प्यारे से जो भारत है, इस पूरे प्यारे से भारत में एंट्री करती है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपके एग्जाम में आने वाले सीधे स्मार्ट स्टडी क्लासेस करवा रहा है। आप आए दोस्तों, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। थाल घाट और भोर घाट दर्रा कहाँ पे है, तो अब आप जान चुके हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है और हमेशा हमारे एग्जाम में आता है। एक जो है नाथुला दर्रा, ये नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में पड़ता है। और ये क्या करता है, ये चीन से हमको जोड़ देता है, मतलब इससे हम जो है चीन जा सकते हैं। ये जो माना दर्रा है दोस्तों, ये जो माना दर्रा है, ये कहाँ पड़ता है, आपके सीधे एग्जाम में आता है। तो माना दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। जो कुमाऊं रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये उन्हीं पहाड़ियों में है। और कहाँ पड़ता है माना दर्रा, तो उत्तराखंड में पड़ता है। ये माना है दोस्तों, मना नहीं है। ठीक। अब देखिए सिपकिला दर्रा पर शिमला मानसरोवर, जो मानसरोवर तिब्बत में है, ये आप देखें कि शिमला मानसरोवर तिब्बत वाले राजमार्ग को जोड़ता है सिपकिला दर्रा। एक सीधे एग्जाम में आता है दोस्तों कि मानसरोवर शिमला को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताओ, तो आपको नाथुला दर्रा भी ऑप्शन में रहेगा, भोरघाट भी रहेगा, ये सिपकीला भी रहेगा और ये माना भी रहेगा जो उत्तराखंड वाला है। ठीक है दोस्तों। जास्कर पर्वत श्रेणी में क्या है, जोजिला दर्रा स्थित है। अब जब आप हमारे ऊपर जम्मू कश्मीर वाले रीजन को पढ़ेंगे, तो ये जो तीनों पर्वत श्रेणी आप देखें, 4 पर्वत श्रेणियां हैं ऐसे 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 करके, तो ये पर्वत श्रेणियां जो हैं, इसी में जास्कर जो श्रेणी है हमारी, उसी जास्कर में हमारा जोजिला दर्रा स्थित है। ये अब आप जान चुके हैं। अब आप देखें हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, तो जब आप यहाँ से आते हैं इधर, आप बिल्कुल चले आइए, तो ये जो रीजन है हिमाचल वाला हमारा,
हिमाचल में रोहतांग दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा है। और ये तीनों दर्रे दोस्तों अब आपके दिमाग से उतरने वाले नहीं हैं, अब आपको ये याद हो चुका है। अब आप देखिए बोमडीला दर्रा और यांग याप दर्रा, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश की हमारे जो सीमा है ये हमारे चाइना से लगती है, जो पूरे डुप्लीकेट माल बेचते हैं। चाइना माल की कोई भरोसा नहीं रहता, आप लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों के खजाना में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि चीन के साथ अगर हमें व्यापार करना है तो व्यापार के 3 रास्ते हैं, ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो अब आप ये जान लें कि हमें चीन से व्यापार करने के लिए हमारी ट्रकें नाथुला दर्रा से जा सकती हैं, सिपकिला दर्रा से जा सकती हैं जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। इन तीनों दर्रों को आप याद रखें, नाथुला दर्रा सिक्किम, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। आप देखिए पश्चिमी घाट के दर्रों का जो आपसे उत्तर से पश्चिम जो है, यह पूर्व से पश्चिम का क्रम भी पूछ लिया जाता है, ईस्ट टू वेस्ट का क्रम। तो ये जो ईस्ट वेस्ट का क्रम है दोस्तों, इसी क्रम को आपको सही से सजाना है। और ये जो सही क्रम है पश्चिमी घाट के दर्रों का, वो थाल भोर पाल है, ये शॉर्ट में लिखा है। थाल से हो गया थाल घाट, और भोर से हो गया भोर घाट, और पाल से हो गया पाल घाट। ये जो तीनों दर्रों का एक क्रम है, बिल्कुल सही क्रम है, इसको इसी क्रम में आप याद रखें कि इनका जो हमारा जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है, हमारा नॉर्थ टू साउथ क्रम है। तो ये आप देखें, नॉर्थ में सबसे ऊपर थाल पड़ेगा, उसके बाद भोर पड़ेगा, और उसके बाद पाल घाट पड़ेगा। तो ये तीनों को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें। और स्मार्ट स्टडी क्लासेस से आप बने हुए हैं तो अब ये आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। थाल घाट, थाल भोर पाल, इन्हीं को याद रखो, इनका क्रम यही है। हिमाचल प्रदेश में ये जो चारों दर्रे हैं, इनका क्रम पूछा जाता है, और इनको ये कहा जाता है दोस्तों कि आप इसको पूर्व से पश्चिम को, इसको ईस्ट टू वेस्ट आपको सेट करना रहता है। ईस्ट टू वेस्ट सेट करना है, और इससे पहले आपने नॉर्थ टू साउथ जो है साउथ में सेट किया है। तो आप देखिए नॉर्थ साउथ, और ये जेलेपला, नीति दर्रा, सिपकिला और जोजिला, ये पूर्व से पश्चिम का यही सही क्रम है। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लें कि सबसे पहले जेनिसिजो, खाली इतना याद रखना है, इससे आपको याद हो जाएगा। और ये सिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नीति, जेलेपला, ये बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। ये एक वन लाइनर में सीधे आपके एग्जाम में आता है, ऐसे प्रश्नों की चर्चा की जा रही है। बिल्कुल आप चैनल पे बने रहें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और सीधे आपकी परीक्षा में आ रहा है। और एग्जाम जब आप दे के आएंगे तो आके फिर से हमारे वीडियो को देखना, और हमें कमेंट करके बताइएगा कितने हमारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए, और नहीं तो चैनल पर इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। खैबर दर्रा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैबर दर्रा शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये एग्जाम में आता है। खैबर दर्रा कहाँ पे है? तो हमें बता देना है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी में खैबर दर्रा स्थित है। और हम ये तो जानते हैं कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो वर्ष 1972 में आया, और वर्ष 1972 वही है जब हमारी इंदिरा गांधी जी हमारे भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारी पूरी सनातन संस्कृति, और ये सिंधु नदी वो स्थान है कि जहाँ पे पूरी हड़प्पा सभ्यता आती है और धीरे धीरे पूरी सभ्यता खत्म हो जाती है। जिस आप मोहनजोदड़ो आदि के बारे में पढ़ते हैं, वो वही सिंधु नदी है, इसका उद्गम आपसे पूछा जा रहा है। जिस सिंधु नदी के तट पर पूरी हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मानसरोवर झील तिब्बत के पठार, आप देखें इसका जो उद्गम हुआ है मानसरोवर झील में हुआ है, ये बिल्कुल तिब्बत के पठार के पास में है। और जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चिनाब है दोस्तों, ये इस सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एग्जाम में आता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो अब आप बता देंगे कि वो चिनाब है। और अब इसको ये आपके दिमाग में बैठ चुका है, अब आप इसको भूलने वाले नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आप ये याद रखें। अब चिनाब देखिए, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जम्मू कश्मीर के दोस्तों जो शेषनाग झील है, जो बेरीनाग पर्वत के पास में है, ये झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में ही यहीं से होता है। आप बिल्कुल अब इसको जान चुके हैं। ये वाला जो हमारा जम्मू कश्मीर का आप रीजन देखते हैं, ये ऊपर वाले इंडिया में। ठीक है दोस्तों, अब आप देखें कि चिनाब नदी का इसके पहले का नाम क्या है, पूर्व में जो एंशियंट नेम है इसका दोस्तों, इसका प्राचीन नाम आपको बताना है। तो इसका प्राचीन नाम जो है दोस्तों, वो अस्कनी था चिनाब का। और जो बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम या उद्गमित ये होती है। अब आप देखें कि झेलम, रावी, सतलुज, ये जो तीनों नदियां हैं दोस्तों, ये झेलम बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, रावी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, सतलुज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये सभी चिनाब की सहायक नदियां हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर आ जाया करती हैं, और हम इसको अब की बार सॉल्व करके आ रहे हैं। सलाल
परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना, ये 3 परियोजनाएं आपसे पूछी जाती हैं जो इसी चिनाब नदी पर स्थित है। अब ये आपको याद हो चुका है दोस्तों। बिल्कुल आप चैनल पे बने रहें। अब आप बताएं कि परशुनी नदी जो है किसको कहा जाता था, तो वही रावी है। ये रावी नदी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी। और एंशियंट इंडिया में तो आपने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है, तो एंशियंट इंडिया में इन 5 नदियों के क्षेत्र के बारे में अगर आपने हमारे ऋग्वैदिक काल नहीं पढ़ा है तो आप दोस्तों हमारे चैनल का ऋग्वैद काल देख लें। और भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इसका वीडियो आपको यूट्यूब में स्मार्ट स्टडी से अच्छा नहीं मिल सकता। विथ मैप स्टडी आपको कंप्लीट कराया गया, मजा आ जाएगा एक बार आप देख लेंगे तो। आप देखें और उसके बाद आप भूल नहीं पाएंगे दोस्तों उस पूरे 1857 के घटनाक्रम को और अंग्रेजों की वो हरकतें जो हम सीधे साधे भारतवासियों पर इतना ज़्यादा अत्याचार उन्होंने हमारे ऊपर किए। रावी परशुनी नदी के नाम से भी जानी जाती है, अब ये आपको याद हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का खजाना चल रहा है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है। और अगर गारंटी आपने देख लिया तो अब आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि जो रावी नदी का उद्गम है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे की वास्तविकता है और इसकी लंबाई जो है दोस्तों 720 किलोमीटर है। और सिंधु नदी की लंबाई आपसे पूछता है तो 2900 किलोमीटर है। और झेलम नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। आपको नदियों की लंबाई का क्रम पूछ लिया जाता है कि इनकी लंबाई बताएं, आपको 4 नदियों के नाम दिए जाएंगे और उसका सीक्वेंस लगाने के लिए आपको बोला जाएगा, इसलिए आप इनके किलोमीटर्स को भी जरूर याद रखें। आगे देखते हैं। बिपाशा बसु जी आ चुकी हैं, बहुत ही अच्छी हीरोइन है। और इनके लिए तो आप देखें कि ये ब्यास नदी जो है, इसी ब्यास नदी को पहले बिपाशा कहा जाता है और जिसका जो उद्गम हुआ है ये हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू घाटी है, इसके रोहतांग दर्रे के समीप एक ब्यास कुंड है। इसी ब्यास कुंड से ये ब्यास नदी निकली है और इस ब्यास कुंड और ब्यास नदी को पहले बिपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। और आज बिपाशा बसु जो राज फिल्म मूवी में थी, आपने तो देखा ही है। अब देखिए सतलुज नदी है, जो सतलज नदी है इसको पहले एंशियंट इंडिया में सतुद्री कहा जाता था, इसको आप याद रखें। इसका नाम सतुद्री है, सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया दोस्तों। और अगर आपने हमारे इन्वायरमेंट की वीडियोस को नहीं देखा है हमारे चैनल पे, तो आप हमारे इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस सेट को दोस्तों सॉल्व करें और सीधे एग्जाम में बैठे इन्वायरमेंट के सारे क्वेश्चन आपके स्मार्ट स्टडी क्लासेस से सॉल्व होने वाले हैं। सतलज नदी को सतलुज कहा जाता है, पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया। और राष्ट्रीय वन नीति, वनों के बारे में पूरी जानकारी आप छत्तीसगढ़ के इतिहास और छत्तीसगढ़ के वन ही नहीं, आपको पूरी इंडिया और वर्ल्ड के वनों के बारे में बेहतरीन चर्चा की गई है। ऐसे टाइप की वीडियोस आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस उपलब्ध करवा रहा है और महत्वपूर्ण खजाना तो आपके लिए खुला ही है। आइए देखते हैं आगे क्या है इस महत्वपूर्ण खजाने में कि नाफ्ता झाकरी परियोजना ये कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है दोस्तों। और ये भाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब में है। और ये जो हरिके बैराज है ये पंजाब में है। और ये तीनों नाफ्ता झाकरी, भाखड़ा नंगल परियोजना और ये हरिके बैराज, ये तीनों परियोजनाएं इसी सतुद्री नदी पर हैं जिसका नाम क्या है, सतलज कहते हैं। आप हमारे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो अब आप को ये पता हो चुका है क्योंकि 1 ही मिनट पहले आपसे चर्चा हुई है इस विषय पे। गंगा को मंदाकिनी कहते हैं। गंगा नदी भारत की अस्मिता आन बान शान है। और आज ये गंगा और ये सिंधु नदियाँ पहले इस सभी नदियों के किनारे ही महत्वपूर्ण नगर जलीय जो है यातायात की सुविधा की दृष्टि से बसते थे। और ये वही मंदाकिनी जो है इनका नाम था गंगा नदी का। और जिनका उद्गम आप देखें कि बृहद हिमालय के ग्लेशियर जो है गोमुख हिमानी नामक स्थान से हुआ है और जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस देखते हैं कब मनाया जाता है, तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन 14 नवंबर को तो हमारे इंडिया में नेहरू जी के जन्म दिवस को जो है बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारे भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया और सबसे लंबे समय तक ये रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जी, आप यूनिसेफ के बारे में भी सुने होंगे दोस्तों। तो ये यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार तक मिल चुका है दोस्तों। तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। अब ये आपको याद हो चुका है, न्यूयॉर्क कहाँ, यूएसए में पड़ता है। और यूएसए कहाँ पड़ता है, तो जब आप सातों महाद्वीपों को पढ़ेंगे तो आप जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं तो उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है। बिल्कुल आप आएँ दोस्तों और आप देखें कि जो भारत में
इतने महत्वपूर्ण प्रश्न खजाना चैनल पे आपको मिल रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके शेयर करिए अपने दोस्तों में। आप लोग वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जिससे सभी का फ़ायदा होता रहे। आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और ये तो एक बिल्कुल एकदम आपके एग्जाम में आने वाली क्लास। अगर आपने इसको देख लिया तो आप 5 से 10 क्वेश्चन इसी एक क्लास से लेकर जाने वाले हैं। और नहीं तो अंत तक आप वीडियो देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपके लिए कितना ये उपयोगी जो है आपके एग्जाम के लिए ये हमारी स्मार्ट स्टडी की क्लास। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर लगातार 5वीं बार, जो मोदी जी के आने के बाद स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, पीएम मोदी जी के बाद आने के, तो इन्होंने इंदौर जो अभी वहाँ के जो एमपी में पड़ता है और यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और यहाँ के सीएम जिनको मामा प्यार से अपने आप ही कहते हैं कि मैं सबका मामा हूँ, शिवराज सिंह चौहान कौन नहीं जानता है और बहुत ही जो है अच्छा कार्यकाल ही चला रहे हैं। अब इसमें महाराष्ट्र को 92 पुरस्कार मिले और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ को 67 पुरस्कार मिले, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले पीएससी और सीजी पुलिस, सब इंस्पेक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, परियोजना क्षेत्रपाल, ये आप एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और सबसे स्वच्छ छावनी ये अहमदाबाद, सबसे स्वच्छ छावनी जो पाई गई दोस्तों, ये अहमदाबाद पाई गई। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो नोएडा शहर है, ये वाकई में बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया धीरे धीरे विकसित उसके रूप में हो रहा है। और यहाँ पे पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर, यूपी के सीएम कौन है आप तो जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ जी जो है, इन्होंने पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर स्थापित किया है। यूपी के राज्यपाल के बारे में कमेंट करके बताएं दोस्तों। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये आप जानते हैं। और भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान को ही तो वो जो केवलादेव वाला कॉन्सेप्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो वही है केवलादेव या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये इसी का नाम है, केवलादेव का है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भरतपुर में पड़ता है इसलिए कहीं कहीं भरतपुर भी इसका लिखा हुआ मिलता है। अब बृहद हिमालय की बंदर पूंछ चोटी से आप देखेंगे बंदर की जो पूंछ है, एक बंदर यहाँ पे बैठा हुआ है और उस बंदर के बारे में आप चर्चा करें, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो बंदर के पूंछ से जो चीज़ निकलेगा तो वो तो याद तो हो ही जाएगा। तो यमुना नदी का जो उद्गम हुआ कहाँ से हुआ दोस्तों, बंदर की पूंछ, जो बंदर पूंछ चोटी है वहां से हुआ है। ये आपके दिमाग में बैठने के लिए इन शब्दों का प्रयोग आपके लिए किया जा रहा है, जिससे आपके माइंड के जो बिल्कुल जहां से आपके एग्जाम में रिकॉल होना है, तो हम इसको रिकॉल करवा रहे हैं आपका। आप सीधे एग्जाम हॉल में सेट करके आने वाले हैं आपकी बार, आपकी परीक्षा पार। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आप हमारे चैनल को जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट हैं उनको जरूर सॉल्व करिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन, तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और वही गंगा जो है, ये आप संगम इनका कहाँ हो जाता है, तो यहाँ पे जो है गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम होता है वो इलाहाबाद में होता है, आप जानते हैं, जो बिल्कुल संगम नगरी भी कही जाती है प्रयागराज, जिसका नाम आप तो जान ही चुके हैं, बदल चुका है। भारत का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र किसी का है, सबसे बड़ी नदी तो आप जानते हैं कि गंगा जी हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, है कि नहीं दोस्तों, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, तो आप समझें, नहीं तो बहता हुआ पानी तो हम सभी देख रहे हैं। और ये अकेली है जो आपको बिल्कुल यहाँ से निकल रही है, कहाँ, इतने बृहद हिमालय वाले रीजन से। और इसको क्या कहा जाता है, दामोदर नदी, ये सबसे बड़ा नदी बेसिन भी है दोस्तों। और साथ ही ये ममता दीदी का शौक भी है, क्योंकि वहाँ की सीएम साहिबा हैं ममता बनर्जी जी। और ममता बनर्जी जो है हर साल इसमें बंगाल का बजट ये शोक के रूप में खराब करता है, इसलिए इसको शोक कहा जाता है। कोसी परियोजना कहाँ संचालित है, नेपाल में या भारत में, दोस्तों ये कोसी परियोजना आप देख रहे हैं नेपाल में है। लेकिन अगर परीक्षा हाल में आ जाएगा तो हम नेपाल में टिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोसी नदी को ही तो बिहार का शोक कहा जाता है। और ये कोसी परियोजना कहाँ चल रही है, तो ये हमारे इंडिया में न चल के कोसी परियोजना नेपाल में चलाई जा रही है। कश्मीर में पुलवामा हमला कब हुआ था, तो 14 फरवरी 2019 को ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा हमारे वीर जवानों को जो है बिल्कुल उनके साथ गोलीबारी की गई और इतना भयानक हमला किया गया।
कि ब्लास्ट करके ख़त्म कर दिया जा रहा है। ये ऐसी वैमनस्यता, ये भाईचारा दिखाने वाले ये भाई लोग ऐसा कर रहे हैं, जो कि अपने आप को भाई समझते हैं और चारा तो कहने के लिए, लेकिन मौका मिलते ही आपको चारा बना के खा जाएंगे। अब देखें, वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में कितनी बार होती है, तब आप जान चुके हैं। जब 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ है तो वीरता पुरस्कार 2 बार दिए जाते हैं। एक गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी है, और एक स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त है। अब आपको याद हो चुका है। अब नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है, कथन के रूप में भी आ जाता है। ये क्या बनाती है? ये ज्वार नद बनाती है। ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारा विंध्याचल पर्वत है और ये जो सतपुड़ा वाला पर्वत है, इसी के दोनों के बीच में ये नदी हमारी बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है आपके लिए। अब आप बताएं दोस्तों कि जो हमारा इंदिरा सागर बांध है, ये कहाँ है? तो नर्मदा नदी के ऊपर है और ये खंडवा मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात में जो है, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल आप चैनल पे बने रहें। और आपको ये पता चल चुका है कि गोदावरी जो नदी है, इतनी महत्वपूर्ण नदी, ये 1465 किलोमीटर लंबी है। कृष्ण नदी 1400 किलोमीटर लंबी है और कावेरी नदी 805 किलोमीटर लंबी है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम आगे देखते हैं कि ये जो हमारा इंडिया है, ये प्यारा सा भारत हमारा नीचे वाला, अब ये हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी है और ये हमारा अरब सागर है। और इसको हम क्यों बता रहे हैं? तो आप ये देखें कि जो महानदी है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, बेगई और ताम्रपणी नदी, ये नदियां दोस्तों क्या करती हैं? ये नदियां जो बंगाल की खाड़ी वाला रीजन है, ऐसे बहते 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 आती हैं और अपना पानी इसी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं। और ये हमारा अरब सागर है। और कालीकट वाला स्थान, तमिलनाडु वाला स्थान, ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश हो गया है, आप इसके बारे में जानते हैं। विथ मैप स्टडी आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट का अध्ययन करें, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। अब देखें कि ये इसी बंगाल की खाड़ी में इतनी नदियां, ताम्रपणी, बेगई, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, अब आपको याद हो चुका है। ये आपके दिमाग में फीड करने वाली क्लास है और आपके एग्जाम हॉल में आप इसको रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में अक्सर पूछ लिया जाता है? तो 3 राज्यों के बीच में, पुदुचेरी, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम। आइए दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल आप इंदिरा गांधी, आपको आप जानते हैं, अब आप ये जान चुके हैं। इंदिरा सागर से इंदिरा गांधी को आप बिल्कुल लिंक कर लीजिए आपके एग्जाम। आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूध सागर जो जल प्रपात है दोस्तों, ये कहाँ पे है? तो ये मांडवी नदी पे है। और ये मांडवी नदी कहाँ है? तो ये गोवा में है। वही गोवा जो पुर्तगालियों के कभी अंडर में था, उसके बाद ये पुर्तगालियों ने हमको दे दिया वापस। ये दूध सागर जलप्रपात तो कहाँ है? मांडवी नदी पर, गोवा में। अब आपको याद हो चुका है। और शिव समुद्रम परियोजना तब आप याद ही कर चुके हैं। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको सीधे भीमराव अंबेडकर साहब से जोड़ते हैं। उधार का जो थैला बना हमारे भारतीय संविधान को कहा जाता है, एक विशेषता के रूप में हम अपनी जो है खामियों को भी प्रेजेंट करते हैं, भारतीय संविधान की विशेषता बताते हैं। और ये वही प्रारूप समिति है, उसके अध्यक्ष हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। हमारे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है और ये आप आपकी बार सॉल्व करके आ रहे हैं, क्योंकि अब ये आपको याद हो चुका है। संविधान सभा की जो पहली बैठक है, ठीक है दोस्तों। और इसके उस समय अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। लेकिन 2 ही दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और 11 तारीख को जो है किसको बना दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप देख रहे हैं। संविधान सभा की पहली बार मांग किसी ने किया? तो स्वराज पार्टी ने किया था, और वर्ष 1934 में। उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो 22 जनवरी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत किया। सीधे एग्जाम में आपके आता है। और अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने इस क्लास में देखे हैं और हमारे सभी वीडियोस को आप चैनल के देखें और आप अपने एग्जाम क्वालिफाई करके आएँ, आप खाली हमारे चैनल पर बने रहें। और आपको बिल्कुल उपयोगी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चैनल पे मौजूद है, जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं अपनी परीक्षा को, अगर आपने इसको अच्छे से रट डाला तो।
संविधान सभा की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना की भाषा, और जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, इसको आप कमेंट करके बताएं। और आपके लिए 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ये आपके ऑप्शन में रहेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया, और ये 1952 वही समय है जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 1992 में जो लागू हुआ। और ये पूछ लिया जाता है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो नीति निर्देशक तत्व में गांधी जी ने किया था, उसी पंचायती राज अधिनियम से है। ये अब आपको याद हो चुका है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का वीडियो अगर आपने हमारे नहीं देखा है तो बिल्कुल चैनल पे जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, उस पर विस्तृत विथ मैप स्टडी और विथ फोटोज स्टडी कराई गई है, जो सीधे याद होने वाली क्लास रहेगी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा लगातार जारी है। और अब आप ये बताएं कि अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब आपको याद हो चुका है कि ये तीनों, जो एलिफेंटा है, एलोरा है, अजंता है, इन सभी को आप याद कर लें कि ये महाराष्ट्र में है। और हमारे एग्जाम में आता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजौर में है। और ये तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर दोनों कहाँ है? तो हमारे तटीय राज्य तमिलनाडु में है, जो आपने मैप में यहाँ पर देखा था अभी थोड़ी देर पहले भी। ठीक दोस्तों, अभी भीमबेटका की गुफाएं, सांची का बौद्ध स्तूप और खजुराहो आपके एग्जाम में आता है, पूछ लिया जाता है कहाँ है? तो इसको बता देना कि भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में है, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सभी बच्चों के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के मामा माने जाते हैं आदरणीय सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान जी। अब ये रानी का वाव आप जानते हैं, इसको 2014 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, जो हमारे जो है गुजरात में पड़ता है। अब देखें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है, और इसी को भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। अब देखिए, कांजीरंगा के बारे में तो हमेशा आ जाता है, और ये मानस के बारे में पूछ लिया जाता है कि दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? असम में है, और असम में 6वां और 7वां नया एक राष्ट्रीय 2 उद्यान बने हैं। इनके बारे में आप बताएं, चैनल पे बने रहें, आगे आपको पता भी चल जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये पूछा जाता है दोस्तों, तो ये चमोली उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड वही है जो हमारे उत्तर प्रदेश का बच्चा है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से कटा, और वो नवंबर 2000 तो आपको याद ही होगा दोस्तों। नवंबर की 3 तारीखें, 1, 9, 15 को आप याद रखें। आपको एक से बिल्कुल लिंक कर लेना है उत्तराखंड, और जो है आप एकदम इसको लिंक करिए, 1, 9, 15 उत्तराखंड जो है छत्तीसगढ़, और झारखंड को आप बिल्कुल याद रखें, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। आप देखें कि इसके अलावा आप हमारी चैनल पे सभी जो है राज्यों की स्थापना के बारे में विस्तृत वीडियो की पे चर्चा की गई, आप उसमें हैं, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी अवेलेबल कराई जा रही है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर पूछ लिया जाता है कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है, और ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। अब आप ये जान चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है केरल वाला रीजन आएगा। ये हमारा भारत है, ये अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है। अब आपको ये याद हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये बाबर साहब आ गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनसे पहले हम कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको देख लेते हैं। तो किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। सीधे एग्जाम में आता है, और ये आपको 2 नंबर पक्का करके जा रहा है कि सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसी को हमें रट लेना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो है किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। और ये आगे बाबर, भाई साहब बाबर का जो मकबरा है कहाँ? काबुल में है। और काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और ये वही अफगानिस्तान है जहाँ पे बंदूक के दम पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। आतंकवादियों के क्या कहा जाए दोस्तों? वो वहाँ के लड़ाके हैं, वो जो तालिबानी लड़ाके हैं, और वो तालिबान जो है आज फिर से काबिज हो गया है। और तालिबान का अफगानिस्तान में काबिज होना, ये पूरी दुनिया के लिए जो है एक प्रकार से पुनः ये साम्राज्यवाद विस्तार की तरफ देशों और ऐसी ताकतों को, जो आतंकवादी ताकतें हैं, जो बंदूक के दम पे दूसरे छोटे देशों की सुरक्षा को भी खतरा पैदा कर दी हैं। और ये खतरा इसलिए पैदा किया गया है कि बड़े बड़े देशों को अपने हथियार बेचने हैं, और जब ऐसे मुस्लिम आक्रमणकारी ये जो है हावी होंगे और बंदूक के दम पर कब्जा करेंगे, जो कि अमेरिकन फाइटर प्लेन्स ये लोग अपने जो है आल्टो कार में बांध के दौड़ा रहे थे हाईवे पर,
आपने वीडियो देखा होगा जब अफगानिस्तान में ऐसा बिल्कुल तहलका मचा हुआ था आज के 2 महीना पहले। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? ये मुगल लोग वही हैं बाबर महोदय जो 1526 में पानीपत का युद्ध जीतकर इब्राहिम लोदी का डिक्लाइन कर देते हैं और एक मुगल वंश की स्थापना करते हैं। वो ऐसा मुगल वंश जो बाबर से लेके औरंगजेब तक तो बहुत ही मजबूत था, लेकिन औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है और साम्राज्यवाद विस्तार है और जो इसकी हिंदू धर्म के प्रति दुर्भावना की नीति थी, उसी के कारण ये पूरा मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। और अंतिम में हमारे अंग्रेजों ने, फिरंगियों ने इनको ऐसी धूल चटाई कि भारत का पूरा माल अंग्रेज उठा ले गए। कहाँ? ये कहते थे अंग्रेज लोग कि हम टेम्स नदी में जो है ला के पानी डालते हैं। कहाँ? गंगा नदी का स्पंज के माध्यम से। आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें, इससे रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और ये जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। इसके बाबर का कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। और ये जो बीबी का मकबरा है ये कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और आप तो जानते हैं विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे आते हैं। ये अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, जोधाबाई का महल आपसे पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों, बताइए इसके बारे में। जोधाबाई का महल कहाँ पर है? तो दोस्तों जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, ये रंग महल, ये सब कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। और जोधाबाई जी को तो जानते हैं कि जोधाबाई जी का जो है अकबर का रिलेशन है, अकबर की पत्नी है ये। और अकबर वही है जिनका जन्म किसके गर्भ से हुआ था? तो हमीदा बानो बेगम थी। वर्ष है 1542 वाला। ठीक है दोस्तों, आप हमारे हिस्ट्री के वीडियोस बिल्कुल देखें हमारे चैनल पे जाके, पूरा मध्यकालीन भारत आपको पढ़ाया गया है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। नाम हवा महल है लेकिन है जयपुर में। और जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ये आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, अब आप जान गए हैं। और जनसंख्या में नंबर 1 पे डुप्लीकेसी वाले हैं चाइना, और नंबर 2 पे हम लोग पढ़ते हैं इंडिया वाले। लेकिन आने वाले फ्यूचर में हम चाइना को भी जनसंख्या और पैसे हर प्रकार अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि भारत बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है और हम विकास की गति हमारे इंडिया की बहुत तेज है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अर्ध संघीय ढांचा है इसको फिरंगियों के संविधान से लिया गया था। फिरंगी मतलब है ब्रिटेन से, क्योंकि फिरंगी ब्रिटेन से ही तो आए थे। ये अंग्रेज हैं जिन्होंने हमारे पूरे भारत की संस्कृति और सभ्यता को बिल्कुल एक ऐसे स्तर पर लाके खड़ा किया कि आज हम फिर से डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? 140वां स्थान है। अब आपको याद कर लीजिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस में 139वां स्थान है, इसको हमें याद ही करना पड़ेगा। और विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में जो प्रेस की स्वतंत्रता है, इस प्रेस में जो आप 19 हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों में देखते हैं 19(1), तो आप देखें कि 142वें स्थान पे हमारा जो है मीडिया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल हमारी मीडिया के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट्स द्वारा करके रखा गया है, इसलिए तो स्थिति इतनी खराब है। अब देखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल पुरुष के विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष 2021 की चर्चा आपसे की जा रही है। जो सर्बिया के स्टार खिलाड़ी हैं, हमारे एग्जाम में कई बार आते हैं और इनके बारे में पूछा भी जाता है। अब गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको मिला? तो बंग बंधु को मिला। ये शेख मुजीबुर रहमान जी हैं। ये वही शेख मुजीबुर रहमान हैं जो जुल्फों वाली के पापा हैं, शेख हसीना के पापा हैं। और शेख हसीना कौन है? ये पीएम है भी बांग्लादेश की, और ये तो इसके संस्थापक माने जाते हैं बांग्लादेश के। जो कि ये संस्थापक के हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने इसको एक नए देश के रूप में खड़ा कर दिया, बांग्लादेश को। और नहीं तो जब पूर्वी पाकिस्तान में इतना बड़ा विद्रोह हो रहा था, हमारा पीओके पाकिस्तानी कब्जा कर चुके थे, तो हमें पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ना नहीं था, इस पर कब्जा कर लेना था, जो आज बांग्लादेश है। लेकिन हमारी सेनाएं लड़ी, हमारे जवान शहीद हुए, हमारे भारतीय शहीद हुए, लेकिन इनके शहीद होने के बाद भी फ़ायदा किसको मिला? फ़ायदा मिला किसको? बांग्लादेश को, जो एक मुस्लिम कंट्री है। आप सोचें कि हमारे इंडिया के हथियार से हमारे इंडिया की सरकार ने एक नया मुस्लिम कंट्री अपने सीने के सामने, जो कभी आज पश्चिम बंगाल ममता दीदी वाला देख रहे हैं, तो ये जो पूर्वी बंगाल ही तो बांग्लादेश है, और यही पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान अंग्रेजों ने बांट के कर दिया था। ठीक है दोस्तों,
आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी चैनल पे आपको हमेशा दी जा रही है। आप हमारी क्लासेस पे आएँ और अब आपको ये पता चल चुका है सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो चुका है। ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे और चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनोज बाजपेयी जी को मिला है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये सबसे अच्छे एक्टर मनोज बाजपेयी जी माने गए हैं। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म जो थी वो भूलन द मेज है। आप इसको याद रखें, छत्तीसगढ़ में होने वाले एग्जाम में बिल्कुल ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये जो बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड जीती है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 ये डेविड डियोप को मिला। और देखें दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में हमारे अनुपम खेर जी को जो है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब आपको इसको याद रखना है। और आप देखेंगे एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो जम्मू कश्मीर में खोला जाएगा। ये जम्मू कश्मीर वही है जिसको हमारे मोदी जी ने 35A हटा के 370 हटा के आज एक विकासशील राज्य के रूप में उसको स्थापित किया है। और नहीं तो वहाँ पे जो महबूबा लोग हैं, ये महबूबा लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को और वहाँ की जनता को और साथ ही वहाँ का संविधान भी इन लोग अलग ही लेके चलते थे। इनका संविधान, निशान, झंडा पंडा सब अलग ही हुआ करता था। लेकिन ये मोदी जी ने इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके लिए बारंबार धन्यवाद कि भारत का जो अभिन्न अंग था आज वो वाकई में उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिससे भारत की संस्कृति भी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही प्यारी क्लास है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहाँ स्थापित की जा रही है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों स्थापित की जा रही है, ये स्थापित की जा रही है कहाँ? 2 जून 2014 को जिस राज्य की स्थापना हुई तेलंगाना की, उसी तेलंगाना में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित की जा रही है। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आइए दोस्तों, भारत का जो पहला वन चिकित्सा है, वनों की भी चिकित्सा भारत ने शुरू की है। ये भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो ये उत्तराखंड राज्य में खोला जा रहा है और उत्तराखंड के रानीखेत में ये स्थापित हो रहा है। अब देखिए रायमोना आरक्षित वन और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। और जो ये देहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य का घोषित किया गया है। ये 6वां और ये 7वां देहिंग पटकाई को भी याद रखना है और रायमोना को भी याद रखना है। ये आपके एग्जाम में आ रही है, अपने दिमाग में आप इसको बैठा लीजिए। और भारतीय क्रिकेट टीम की जो कोच हैं वो कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं रमेश पवार साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का खजाना चल रहा है। आप देखें 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है दोस्तों हमारे एग्जाम में आता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था। और इसमें सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीता है तो अमेरिका ने, दूसरे स्थान पर चाइना वाले रहे। और भारत को मात्र एक स्वर्ण पदक मिला जिसको ये हमारे नीरज चोपड़ा भाई साहब जेवलिन थ्रो में दिलवाए और 7 अगस्त को इन्होंने प्राप्त किया। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाने की घोषणा कर चुके हैं। ये आपके एग्जाम में आने वाली आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आपको ये दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2018 में नीरज चोपड़ा जी को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार में जी 75 लाख की रकम ही प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप 32वां ग्रीष्म, ये जो रवि दहिया ने इसमें क्या किया? तो रवि दहिया दोस्तों, इस रवि दहिया ने इसमें रजत पदक लिया। और रवि दहिया का संबंध किससे है? कुश्ती से है। ये प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है कि रवि का संपर्क किससे था, संबंध किससे है? तो कुश्ती से है। बजरंग पुनिया ने इसमें कांस्य पदक जीता, इनका भी संबंध कुश्ती से है। और 2015 में इनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और 2018 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी पाए हैं। और 2019 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। मीराबाई चानू के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये वही मीराबाई चानू हैं जो भारोत्तोलन में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक इन्होंने दिया था। ये पदक है दोस्तों।
ये पहला पदक भारोत्तोलन में अगर किसी ने लिया है तो मीराबाई चानू ने लिया है। और ये आपके एग्जाम में कई बार आ रहे हैं और लगातार आएंगे। कोरोना के बाद जो इतने सारे एग्जाम होने वाले हैं तो ये कोरोना आपके लिए बिल्कुल एक, कोरोना के बाद अगर सभी एग्जाम अभी हो गए और ओमिक्रियन जो ये नया वेरिएंट आ गया है दोस्तों कोरोना का, इससे भी हमें बचना है और अपनी सावधानियों का पालन करते रहना है। और हम ये जान गए कि मीराबाई चानू का संबंध किससे है, तो भारोत्तोलन से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग कि 32वां जो ग्रीष्म कालीन ओलंपिक 2020 वाला जो टोक्यो जापान, इसमें हमारी पीवी सिंधु जी ने, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, अक्सर आता है दोस्तों मिलान करने के लिए, पीवी सिंधु बैडमिंटन की हैं, मीराबाई चानू किसकी हैं, ये सब को आप मिलान करने के लिए आता है। आप चैनल की विस्तृत वीडियो बनाएं, आपको सारी जानकारी मिल रही है और आप वीडियो को ध्यान से देखें। आप देखिए 2013 में सिंधु जी को अर्जुन पुरस्कार मिला, 2015 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2020 में इनको पद्म विभूषण दिया गया और 2016 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पीवी सिंधु इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। और आप देखिए कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम, जो हमारी हॉकी टीम है, इसके कप्तान मनप्रीत सिंह थे और इसके कोच थे ग्राहम बेल, जो कि बहुत समय बाद कोई पदक तो हॉकी टीम ने ओलंपिक में पाया है। और हमने हराया किसको था इस कांस्य पदक के लिए, हमने कांस्य पदक के लिए हराया था जर्मनी को। ठीक है दोस्तों, और भारत आधिकारिक रूप से वर्ष 1920 ये चल रहा है दोस्तों 100 साल। आप देखें कि 2020 भी खत्म हो गया, 21 भी खत्म होने वाला है, लेकिन ये 100 साल हम पूरा कर चुके हैं। और 100 साल में ऐसा आ रहा है कि आज हम पहला पहला पदक पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पदक हैं कि हमको 100 साल बाद भी हमने इतनी उन्नति खाली की है कि एक पदक मिला है इस जो है टोक्यो ओलंपिक जापान में। खेलों के प्रति भारत का जो झुकाव और लगाव और प्रोत्साहन है, इसी से पता चलता है कि भारत देश में खेलों के लिए कितना ज़्यादा जो है सरकारें ध्यान दे रही हैं। अब देखिए कांस्य पदक विजेता ये थे। अब भारत में जो है आगे क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखें कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, इसमें आपको दोस्तों, और कर का मन का डार दे मन का फेर, तो हमें अपने मन में कोई फेर नहीं बनाना है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए, हमेशा ऊंचे उठने के लिए हमें सोचते रहना है और उसी दिशा में कार्य करते रहना है। कहना है आगे क्या है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगा तोए। तो दोस्तों एक दिन सभी को इसी मिट्टी में मिल जाना है और इन दोनों पंक्तियों में शांत रस है। आप हमारे चैनल पे पार्ट 2 में ज़रूर हमसे मिलें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये खजाने को बिल्कुल आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले खजाना भर लें, ये माँ लक्ष्मी का खजाना है। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत आभार और हमारे चैनल के खजाने के अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।